हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल शाहजेब। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर लगने वाले इल्जामात की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज की जानिब से बयान हल्फी सामने आने के बाद जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की एक मुबैना ऑडियो टेप सामने आ चुकी है, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार मुबैना तौर पर यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि हमारे यहाँ इदारे जो हैं वो फैसला करते हैं। मुबैना ऑडियो में मजीद ये कहा गया है कि नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी को सज़ा देनी है क्योंकि उनको हिदायत हैं कि खान साहब को लाना है। दूसरे शख्स की आवाज़ आती है कि बेटी को सज़ा देना तो बनता ही नहीं है। उसके जवाब में बज़ाहिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना आवाज़ आती है कि आप बिल्कुल जायज़ हैं, मैंने अपने दोस्तों से यही कहा कि इस पर कुछ किया जाए, लेकिन उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह तो अदलिया की आज़ादी भी नहीं रहेगी। लेकिन चले, इस तहलका खेज ऑडियो पर अपने फौरी रद्द-ए-अमल में साबिक चीफ जस्टिस ने इसको जाली करार दिया, फैब्रिकेटेड करार दिया। BBC से बात करते हुए उनका ये कहना था कि ये सब कुछ फैब्रिकेटेड है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से एवन फील्ड केस से मुतालिक मजीद बड़े सबूत सामने आने का दावा करते हुए गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी और इस मुबैना ऑडियो को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत एवन फील्ड रेफरेंस में अपने हक में इस्तेमाल करने का इशारा दे दिया गया है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ के बकौल साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए ये स्कीम बनाई गई। इस स्कीम का पता साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो क्लिप से चलता है और अब वक्त आ चुका है कि गलतियों को दुरुस्त किया जाए और कौम जो है वो इंसाफ की मुंतज़िर है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तो इस मामले में किसी ठोस हिकमत अमली का उन्होंने कोई इशारे नहीं दिए, लेकिन हुकूमत अलबत्ता बढ़ चढ़ कर निसार साहब का दिफा कर रही है। अपोजिशन को ये मशवरा देना चाहता हूँ, जुडिशरी और फौज के खिलाफ कैंपेन चलाना बंद करें। हमारे आइन में इन दोनों इदारों को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, उसका एहतराम करें। और ये कभी अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, कभी अपने ये लीडरान के ज़रिए जिस तरीके से आप दोनों इदारों को अपने निशाने पर रखे हुए हैं, ये इंतहाई नामुनासिब है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के आइन की सिरहन खिलाफ वर्जी। नाज़रीन, इन दावों के बाद ये बहस भी जारी है कि क्या ये शवाहिद अदालत में पेश हो सकेंगे, क्या ये शवाहिद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़ेर समाअत अपीलों पर असरअंदाज हो सकेंगे। सवाल यह भी है कि माजी में इस नौइयत के तनाज़ात और मुबैना शवाहिद सामने आने के बाद क्या मुल्ज़िमान को अदालतों से रिलीफ मिल पाया या नहीं। दूसरी जानिब एक के बाद एक मुतनाज़ा मामलात सामने आने के बाद अदलिया की साख और निज़ाम इंसाफ पर संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते लाहौर में होने वाली आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में कुछ सीनियर वकला ने अदलिया को तकरीबन चार्जशीट कर दिया, लेकिन ये तमाम इल्ज़ामात चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सख्ती से मुस्तरद किए। ये तासुर देना, किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी, ना किसी की जरूरत नहीं मेरे को कुछ कहने की। आज तक किसी ने मेरे काम में इंटरफियर नहीं किया। मेरी अदालत लोगों को इंसाफ देती है। अली अहमद कुर्द साहब, आप अदालतों में आए, देखें क्या हो रहा है। आप अदालतों के फैसले पढ़ें, आप देखें क्या हो रहा है। किसी अनडेमोक्रेटिक सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रशीद रिजवी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। हुकूमत की कानूनी टीम के अहम रुकन सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि नून लीग के नायब सदर खुलम दस्तगीर भी हमें ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर अली जफर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पिछले एक हफ्ते से जो मामलात है आपके सामने हैं, साकिब निसार साहब के खिलाफ पहले एक बयान हल्फी आया, फिर उनकी अब मुबैना ऑडियो सामने आ गई है, बड़े संजीदा सवाल उठ रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए? फोरेंसिक वगैरह तो होते रहेंगे साथ साथ, लेकिन चूंकि इल्ज़ामात की नौइयत ऐसी है कि उसके लिए क्यों ना बाकायदा एक कमीशन बना दिया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ केसेस हैं, अपीलें ज़ेर समाअत हैं, उन अपीलों पर भी ये सारी चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं। सबसे पहले तो हमें नहीं पता कि इसकी ऑथेंटिसिटी है, कितनी जेन्युइन है ये ऑडियोज, लेकिन जो भी मामला उसमें उनको आप साइड पे कर दें। इशू ये है कि जब ये एक ऐसा ऑडियो आ गया है
और एक उसमें एक तरह से इल्ज़ाम लगाया गया कि सिर्फ सोशल मीडिया पे ये नहीं आया, ये अब न्यूज़पेपर्स में भी आ गया है, प्रिंट मीडिया में भी उसकी तहरीर शामिल की गई है। तो अब ये मामला एक्चुअली हाई कोर्ट या अदालतों का इशू आ गया है और मेरा ख्याल है ऑलरेडी इसके ऊपर वो जो जज साहब का पहला एफिडेविट था उसके ऊपर चूंकि कंटेम्प्ट का नोटिस हो गया है और ये इसका ताल्लुक इस ऑडियो का जो भी कनेक्शन है वो उसी के साथ कुछ मिलता है। तो मेरी नज़र में ये अब अदालत ही देखेगी इसको, अदालत ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में ही इसको एग्जामिन करेगी और अगर ये ऐसी कोई तहकीकात की ज़रूरत हुई तो अदालत ही करेगी इसके ऊपर फैसला। ये हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना होना चाहिए। ये एक प्रोसीडिंग्स के साथ इसका ताल्लुक है और हो सकता है इसको अगर आप देखें, जो मेरा पहला ख्याल था जब ये एफिडेविट भी आया था तो मेरा शायद ये ख्याल था कि ये इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है इस किस्म के मामलात को किसी तरह डिले करने के लिए। जो केसेस चल रही हैं, जो अपीलों की समाअत हो रही है, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए या डिले करने के लिए ये मुख्तलिफ किस्म के हरबे हैं। तो ये सारे मामलात को बेसिकली देखना हाई कोर्ट ने ही है जिसने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इस वक्त एक तरह से शुरू कर दी हैं। तो वही फैसला होगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं, और अगर जेन्युइन हुई तो फिर तो इस पे एक्शन हाई कोर्ट ही लेगा, लेकिन अगर जेन्युइन ना हुई तो फिर ये भी पता करने की जरूरत है कि ये किसने इस तरह की फेक ऑडियो शाया की और किसने ये कोशिश की और क्या वो कोशिश थी केसेस को डिले करने की या नहीं। तो ये सारा जो इशू है जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन उसका बॉटम लाइन यही है कि इसने हाई कोर्ट ने ही इसके ऊपर फैसला करना है। ये मैं और आप इधर बैठ के इस पे तबसरा नहीं कर सकते या फैसला नहीं कर सकते कि इसकी जेन्युइननेस क्या है या ठीक। अच्छा, अली जफर साहब, बड़ा अहम नुक्ता आपने अपने पहले जवाब में उठाया कि हुकूमत का इस एपिसोड से कोई लेना देना नहीं और नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने देखा इससे पहले जब गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज साहब का बयान हल्फी आया उस पर 2-3 वज़रा बोल पड़े कि जी जब आपसे रसीदें मांगते हैं तो आप ऐसी चीज़ें ले आते हैं। आज फिर फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑडियो वाले मामला उन्होंने उठाया। अब अगर सवालिया निशान उठते हैं मुअज़्ज़िज़ साकिब निसार साहब पर, साबिक चीफ जस्टिस पर, तो जवाबात तो उनको देने चाहिए। मामला वैसे ही सब जुडिस है, कोर्ट में है, हुकूमत क्यों नत्थी कर लेती है अपने आप को हर मामले के साथ? जी, मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने जवाब दिया होगा या कोई इस पे इशू बना होगा तो ये जिस तरह आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं उसी सिलसिले में किसी मिनिस्टर ने या किसी ने इस पे इशू को जवाब देने के लिए एक अपना व्यू पॉइंट दिया होगा। लेकिन दरअसल इशू यही है जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि मामला चूंकि हाई कोर्ट का है और ये अदालतों की इंडिपेंडेंस का इशू है, फैसला उन्होंने ही करना है इसके ऊपर। जहां तक जस्टिस साकिब निसार साहब का ताल्लुक है वो डिनाई कर चुके हैं, जहां तक मुझे इल्म है उन्होंने इसको डिनाई किया है और कहा ये फेक है, फैब्रिकेटेड है। अब उनकी मर्जी है कि अगर वो मजीद इस जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें अगर कोई शामिल होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, उनको बुलाया जाता है अगर कोई तहकीकात के लिए तो वो भी अदालत की मर्जी है। लेकिन बहरहाल इतना मुझे पता है कि उन्होंने इसको डिनाई कर दिया और कहा ये फैब्रिकेटेड है। और सोशल मीडिया पे मैं खुद देख रहा था 1-2 चल रहे थे इसके ऊपर तबसरे और ये कहा जा रहा था कि शायद ये पिक एंड चूज करके एक बनाई गई है ये ऑडियो। तो हो सकता है ये ऐसा ही हो, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मैं और आप इस पे फैसला नहीं कर सकते, हम तो अपनी एक कर सकते हैं, ये पोजीशन ले सकते हैं कि आगे जाके क्या होगा और किसको इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं। मेरी नजर में ये हुकूमत का काम नहीं और हुकूमत को इसमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है अली जफर साहब, 1.5-2 हफ्तों से हमारे सामने जो कुछ हो रहा है, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में भी 2-3 सीनियर वकला ने अदलिया को लिटरली चार्जशीट किया, फिर चीफ जस्टिस साहब को ये कहना पड़ा कि जी हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेते, ना कोई हमें देख सकता है। अब ये किस तरह आपके ख्याल में इन मामलात को आगे ले जाना चाहिए ताकि अदलिया की साख पर जो सवालात उठाए जा रहे हैं उसके जवाबात भी मिले और इंसाफ के निज़ाम को एक आम आदमी की नज़र में गिराया ना जाए?
जी बिल्कुल, आप वही मैं कह रहा था कि जो आसमा जहांगीर की जो कॉन्फ्रेंस थी, उनके ऑर्गेनाइजर ने जो कॉन्फ्रेंस की हुई थी, उस पे इसका जवाब बड़ी बेहतर और खूबसूरत तरीके से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। और उन्होंने कहा था कि ये इस किस्म के अगर किसी को खदशात हैं या ख्यालात हैं तो अच्छा है कि वो सामने लेके आए ताकि अदलिया इसका जवाब दे सके। दुनिया भर में जब इस तरह होता है या किसी अदलिया के खिलाफ ऐसा इल्ज़ाम आता है या ऐसा इशू बनता है, जो एक ओपन पब्लिक डिबेट में मामला आ जाता है, तो फिर इसी तरह अदलिया उसको तहकीकात करके ही जवाब दे सकती है। क्योंकि अदलिया का एक, आप याद रखिए कि एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि वो जिस तरह हम और आप डिबेट कर रहे हैं, जज साहिबान इस तरह आके डिबेट नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपनी जजमेंट के जरिए ही, अपने फैसलों के जरिए ही अपनी रेपुटेशन को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जब इस किस्म का मामला आए तो उनके पास एक ताकत है कंटेम्प्ट की, और वो कंटेम्प्ट की ताकत इस्तेमाल करते हुए इसकी तहकीकात कर सकते हैं। तो ये जिस तरह मैंने कहा कि एक मामला शुरू कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उम्मीद है कि इस पे जल्द से जल्द। ठीक है, चले बैरिस्टर अली जफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, बड़ी अहम बात की तरीके इंसाफ से अली जफर साहब का ताल्लुक है। हुकूमती वकला की टीम के बड़े अहम रुकन है, और वो समझते हैं कि हुकूमती वज़रा को या हुकूमत को ये जो सारे मामला चल रहे हैं, पहले बयान हल्फी आया या अभी ये जो मुबैना ऑडियो आ चुकी है, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ना ही रखना चाहिए। बड़ी अहम उन्होंने बात की। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद रशीद रिजवी साहब और खुरम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बैरिस्टर अली जफर साहब से तफसीली गुफ्तगू हो रही थी। मामला जो है वो साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो लीक का है। हुकूमत उसको किस तरह से डील कर रही है। इस वक्त रशीद रिजवी साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, सीनियर लॉयर हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रिजवी साहब, पिछले 1.5 हफ्ते के जो मामला हैं आपके सामने हैं। पहले राना शमीम साहब का मामला आया, फिर साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी है। इसके बाद बड़े संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्योंकि इल्जामात इतने संगीन हैं इन दोनों मामलात में, क्या होता आप दिख रहे हैं? क्या अदलिया को किस तरह का किरदार इसमें अब अदा करना होगा कि वो जो सवालात उठ रहे हैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया पर, उनके जवाबात भी मिल सके? मैं डे 1 से एक बात कह रहा हूं कि जो राना शमीम साहब का एफिडेविट आया है, ऑन ओथ उन्होंने एक बात कही है, सच या झूठ अल्लाह इसको जानता है, लेकिन इसका प्रूव होना जरूरी है। और बजाय इसके कि कोई हाई कोर्ट या कोई और इदारा करे, मैंने तो यहाँ तक सजेशन दी थी कि 184(3) में माजी में इतनी JITs बनाई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कमीशन बना के सिंगल जज का, 2 जज का, इसको प्रूव करना जरूरी है। वरना लोगों के जहनों में, आवाम के जहनों में एक क्वेश्चन मार्क आ गया है, उसको रिमूव करना जरूरी है। अब ये बात खत्म हुई नहीं है कि एक और वीडियो आ गई है, कहाँ तक सच है इल्म गैब का अल्लाह मालिक है। लेकिन ये चीजें जो आवाम को हिला रही है, एक कॉन्फिडेंस जो इंस्टीट्यूशन में उसे शटर कर रही है, उसका एंड इसी सूरत में होगा कि पता चले कि ये सही है, झूठ है, गलत है, क्या है। और उसमें अब मैं समझता हूँ अदलिया को ही रोल अदा करना पड़ेगा। तकरीरों से रेपुटेशन नहीं बनती है, कंडक्ट से रेपुटेशन बनती है। उन्हें ये कंडक्ट शो करना पड़ेगा कि अपने पर लगाए गए इल्जामात वो किस तरह से धोते हैं। अच्छा रशीद रिजवी साहब, इसमें ये जो बयान हल्फी है या मुबैना ऑडियो है, क्या उसको अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहिए? खुसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस अतर मिल्ला ने तौहीन अदालत का जो जिस तरह से उन्होंने एक नोटिस लिया है खुद, और कार्रवाई भी हो रही है, बाकी अपीलें भी साथ में चल रही हैं, क्या ये चीज़ें दोनों जो हैं उनको बाकायदा हिस्सा बनाया जाए जो भी कार्रवाई आगे होगी? माजरत के साथ और बिल्कुल इन माय हम्बल व्यू, बहुत माजरत से कहता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स के स्कोप में नहीं आता है। ये प्रोब जो है
ये उसमें नहीं आएगा कि किसने कंटेम्प्ट किया। अगर एक सच आदमी ने बोल दिया तो हाउ इट इज कंटेम्प्ट, फिर ये क्वेश्चन आएगा। अगर झूठ है तो चलो फिर आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन कोर्ट जो है एक फ्रीवोलस और विदाउट सब्सटेंस स्टेटमेंट पर कंटेम्प्ट इनिशिएट नहीं कर सकती है। ये तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को 184 क्लॉज 3 में जाके सो मोटो जुरिस्डिक्शन है या उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है, उसमें वो प्रोब करे, इसलिए कि इसमें एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम आ रहा है। रूल ऑफ प्रोप्राइटरी कहती है कि वो उसको हम जो ट्रायल है या जो भी प्रोसीडिंग्स है, एक हाईकोर्ट के जज के बजाय उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना चाहिए बनिस्बत आप हम उसको छोटी अदालतों में घसीटे। तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन प्रॉपर, ये डिसीजन जो होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे होना चाहिए, ना कि हाई कोर्ट के। ठीक। अच्छा रिजवी साहब, चूंकि इल्जामात साकिब निसार साहब पर लगे हैं, बड़े संजीदा इल्जामात हैं कि 3 टाइम साबिक प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मुबैना तौर पर सजाएं दिलवाई, क्या साकिब निसार साहब को भी अपनी सफाई अदालत में आकर देनी चाहिए और खुद ही से अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए ताकि इस मामले की बिल्कुल शफाफियत और तहकीकात सामने आ जाए? मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन या प्रोब के फर्स्ट फेज में पहले तो वो ये सर्टेन करे फॉरेंसिक ऑडिट से कि ये वाकई उनकी वॉइस है, इसमें कोई टेम्परिंग है नहीं है। अगर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है कि ये उन्हीं की आवाज है, उन्हीं की कहना है, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना पड़ेगा फॉर्मर चीफ जस्टिस से और एक्सप्लेनेशन कॉल करना पड़ेगा। फिर सारी चीज डिपेंड करेगी चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के एक्सप्लेनेशन और डिफेंस पे। चले रशीद रिजवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आज वफाकी वजीर इत्तलात ने कुछ सवालात उठाए कि जब भी मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब से रसीदें मांगी जाती हैं तो वो ऐसी चीज़ें लेके सामने आ जाते हैं। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। खुरम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। मामला मुबैना ऑडियो का है साकिब निसार साहब की, और इस वक्त हमारे साथ नून लीग के नायब सदर जनाब खुरम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। खुरम साहब, बयान हल्फी और साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो के मामलात हैं। नून लीग क्या इन दोनों शवाहिद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाने का इरादा रखती है? दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि नून लीग से जब भी रसीदें मांगी जाएँ तो ऐसी जाली चीज़ें सामने आ जाती हैं। उनके लिए क्या जवाब है आपका? पहले तो मैं गैर संजीदा इल्जाम का जवाब दे दूं जो वज़ीर इत्तलात की तरफ से आया है। ये अब 3.25 साल हो गए हैं आदिल साहब ने रसीदें मांगते हुए, और पाकिस्तान की अब तमाम आला अदलिया में, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पेशावर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, इनने की जो रसीदें मांगने, जैसे असल में जो इंतकाम है, सियासी इंतकाम, वो मुंह के बल गिर गया है। वो अभी तक किसी एक भी ऑपोजिशन के रुकन पर 1 रुपए की अवामी खजाने से चोरी साबित नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि हुकूमत के पास और कोई बात करने के लिए नहीं है, अब वजीर इत्तलात ये तो नहीं आपको बताएंगे ना आवाम को कि जी अगले हर महीने से अब 4 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भरने जा रही है, वो उसके अलावा है जो अगर कीमतें बढ़ती हैं तो वो ये तो नहीं बताएंगे वजीर इत्तलात आपको कि जनाब बिजली की कीमत जो है वो IMF की डिक्टेशन पर हम बढ़ाने जा रहे हैं। हम जो है वो जो मुल्क 3 साल पहले और गंदम में खुद कफील था, वो अब अरबों डॉलर की चीनी और गंदम इंपोर्ट करे, तो वजीर इत्तलात ऐसी बातें नहीं करेंगे। दूसरा जो सवाल है वो ज्यादा संजीदा है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया जो है वो एक कटहरे में खड़ी है, राइट, क्योंकि 4 ऐसे शवाहिद आ चुके हैं। नंबर 1 शौकत सदीकी साहब की तरफ से, दूसरा जज अरशद मलिक साहब की जो वीडियो सामने आई, तीसरा भी राना शमीम साहब का जो बयान हल्फी सामने आया, और अभी जो साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो सामने आई है। और उसमें अगर आप शामिल कर लें कि जो रेफरेंस काजी फायजीसा के ऊपर फाइल किया गया था और उसके जो मुज़मरात हैं, तो पाकिस्तान की अदलिया की साख के ऊपर सवालात उठ गए।
बहुत मोहतरम होंगे, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान के आइन का और रियासत का हिस्सा है और उनको ये जवाब देने हैं। तो हमारी मुस्लिम लीग नून से की पहली तवक्को ये है कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक नोटिस ले रखा है, वो उसको सही स्पिरिट में लेकर जाएंगे कि बजाय ये कि वो सहाफी जो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम न्यूज देना है, उनको सजा देने की बजाय जो असल साहब के ऊपर सवाल है, और हमारी नजर में, और ये मैं अपनी राय खुलकर दे सकता हूं नून लीग की तरफ से, कि ये जो 4 मैंने जिनका जिक्र किया है उनकी वजह से अब पूरी, हमें तो मालूम था लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर ये वाज़ेह हो गया है कि मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ऊपर जो केसेस बनाए गए थे, जिस तरह उनको सजाएं दी गई, वो सरासर नाइंसाफी का नतीजा थी, वो सरासर एक दबाव का नतीजा थी। और अदलिया ने ये जो फैसले दिए हैं, चाहे वो मियां साहब की डिस्क्वालिफिकेशन थी सुप्रीम कोर्ट में, चाहे उसके बाद जो नैब कोर्ट ने उनकी कन्विक्शंस की हैं, कि ये सरासर नाइंसाफी पर मबनी है। और अब जबकि वो जो कहते हैं ना, हमें कहा भी गया है हमारे दीन में कि जी रोजे हिसाब हमारे आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे। आप ये देख लें कि अब इस हुकूमत का चूंकि रोजे हिसाब करीब है, तो पहले एक अज़ा जो मीडिया है उसकी तरफ से गवाही आना शुरू हो गई। बहुत सारे आपके जो फेलो कॉलीग्स हैं और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने जो नाजरीन है उनसे माफी मांगी है कि हाँ जी हमसे गलती हुई, हमने प्रोपेगेंडा किया, हमने गलत बातें की। और अब दूसरा अज़्म जो है, जो इस्तेमाल हुआ था मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के खिलाफ, वो अब अदलिया की तरफ से अब 1 नहीं 4 गवाहियां आ चुकी हैं। और अगर आप 5वीं काजी फायदी साहब भी ऐड कर लें, तो ये अब इस जो फाशिस्ट हाइब्रिड निजाम 2018 में हम पर मुसल्लत किया गया था, उसके बखिए उधड़ रहे हैं। और ये बखिए उधड़ने की कहानी है जो पाकिस्तान के अवाम के सामने आ गई है। तो अभी हमारे जो वकला हैं वो उस पर मुशावरत कर रहे हैं। आपको ये जरा बताइएगा तफसील में। केस में जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का बयान था वो ऐड किया है, और हमारे वकला आने वाले दिनों में जब पेशियां होंगी तो जब वक्त आएगा तो इन जो बाकी 3 हैं, शौकत सिद्दीकी साहब तो अब बाकायदा कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा हो गए, लेकिन जज अरशद मलिक की वीडियोज जो हैं, जो राना शमीम साहब का एफिडेविट है और साकिब निसार साहब की जो ऑडियो है, वो भी आप देखेंगे कि दुरुस्त वक्त पर अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, कल पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास है, परसों सरबराही इजलास है, क्या इसी में इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का फैसला हो जाएगा? जी, वो भी उसका हिस्सा है, लेकिन इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च हमारे जो अदालती मामलात हैं या मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो कैंपेन चलाई गई, इसमें मीडिया ने भी अपना हिस्सा डाला, अदलिया ने भी हिस्सा डाला, तो उससे अलहदा है। पीटीएम का लॉन्ग मार्च तो पाकिस्तान के अवाम का जो गैज़ो गज़ब है, उनकी जो अजियत और तकलीफ है महंगाई की वजह से, जो लोग महंगाई से मुतासर नहीं, उनको कश्मीर की चोरी की तकलीफ है, उनको पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी और उसकी तबाही की तकलीफ है। हमने अवाम की राय का इजहार करना है एक मुनज़्ज़म तरीके से, पुरअमन तरीके से, और इस हुकूमत को अपने घर भेजना है। और मकसद ये नहीं कि इसको कोई और तरीका इख्तियार किया जाए, यही कोशिश की जाएगी कि जल्द अज जल्द साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाब। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, मईशत के बारे में बड़ी अहम खबरें सामने आ चुकी हैं। IMF के साथ स्टार्ट लेवल पर पाकिस्तान का मुआहदा हो चुका है। मुज़म्मिल असलम साहब जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। 6 माह का इंतजार खत्म हुआ। 45 रोज तक चलने वाले तमील मुज़ाकरात बिल आखिर नतीजा खेज साबित हुए। आज पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज बहाली जो प्रोग्राम था उसकी खबर आ चुकी है। IMF के मुताबिक $6 अरब की तोसी फंड सहूलत के छठे जायजे के लिए दरकार पॉलिसियों और इस्लाहात पर अमले की सतह यानी स्टाफ लेवल का मुआहदा तय पा चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब 50 करोड़ 90 लाख मिलेंगे, जबकि अब तक दी जाने वाली रकम जो है $3 अरब 2 करोड़ 70 लाख तक पहुंच जाएगी। एक बयान के मुताबिक IMF ने मुश्किल माहौल के बावजूद प्रोग्राम पर अमल के सिलसिले में पाकिस्तान की पेशरफ्त को तस्लीम किया और फंड ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग को बेहतर बनाने, दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने में पाकिस्तान की पेशरफ्त का भी एतराफ़ किया, लेकिन इसको मज़ीद मौसर बनाने के लिए इजाफी वक्त बताया गया कि दरकार होगा। IMF ने यह भी तस्लीम किया कि FBR की जानिब से टैक्स रेवेन्यू की वसूली मजबूत रही। साथ ही फंड ने यह पेशन गोई की कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की शरह जो है वो रवा माली साल में 4%
और माली साल 2023 में 4.5% तक जाएगी। बयान के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह बुलंद रहेगी, जो यकीनी तौर पर इट्स वेरी कंसर्निंग। अलबत्ता रुपए की कदर में कमी ख़त्म होने के बाद इसमें कमी का रुझान आ सकता है। करंट अकाउंट खसारे के बारे में IMF का कहना था कि रवा माली साल के दौरान इसके मजीद बढ़ने के इम्कानात है। दूसरी जानिब हुकूमती माशी टीम ने इस मुआहदे की तस्दीक तो कर दी है, लेकिन साथ ही कौम को खबरदार किया है कि बिजली मजीद महंगी होगी। हर माह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को 4 रुपए बढ़ाना होगा, यानी आम सारिफ के लिए महंगाई का नया तूफान। मुल्क की मजबूई माशी सूरत हाल और हालिया IMF मुआहदे पर तफसीली बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुशीर खजाना के तर्जुमान जनाब मुजम्मिल ने। मुजम्मिल साहब, बताया ये जा रहा है कि इस्तेकाम का स्टेबिलिटी अब आ जाएगी, स्टाफ लेवल का जो मुआहदा तय हो गया, 5-6 महीने गैर यकीनी सूरत हाल रही, लेकिन साथ में खदशात भी हैं कि अगर आप 4.5 रुपए फी यूनिट बिजली बढ़ाएंगे, पेट्रोलियम लेवी अगर 4 रुपए माहाना बढ़ेगी, शरह सूद 150 तकरीबन 150 बेसिस ऊपर चला गया है, इससे अवाम मजीद स्क्वीज होंगे। तो क्या आपका प्लान क्या है गवर्नमेंट का, किस तरह अवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे? देखिए, बात ये कि आदिल भाई थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है और जो आपने बोला उसमें फर्क है जी। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी 2-3 घंटे पहले की हमने, उसमें हमने बताया भी कि बिजली की जो कीमत थी, जो ₹1.40 के हिसाब से बढ़ानी थी, वो बढ़ गई है। अब अगली जो कीमत है 3-4 महीने बाद, वो जो है शायद 30-40 पैसे बढ़ानी पड़े। उसका हतमी अभी फिगर नहीं है, वो पता लगेगा गर्दिशी कर्जे के बाद। तो ये 5 रुपए वाली खबर जो है इसमें सदाकत नहीं है। ठीक है। दूसरा रहा पेट्रोलियम लेवी। हम पेट्रोलियम लेवी जो है पिछले कई सालों से 30 रुपए पर लीटर के हिसाब से ले रहे हैं। अभी जो है वो ₹9.62 के हिसाब से इसलिए ले रहे हैं कि आलमी मार्केट में कीमतें ऊपर हैं, और ये कीमतें सदा ऊपर नहीं रहेंगी, ये कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी। बल्कि अगर आप हफ्ते 10 दिन में देखें तो नीचे भी आई हैं। तो ये इतना मुश्किल नहीं लग रहा। हो सकता है कि 1-2 महीने अगर सर्दियों में आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत ऊपर हो तो शायद अवाम पे जो है थोड़ा सा बहुत पास ऑन हो, लेकिन वो भी उम्मीद की जा सकती है कि अगर आलमी मार्केट में कीमतें नीचे आना शुरू हो गई तो वो जो है पेट्रोल की कीमत में उस तरह इजाफा नहीं होगा। तो ये तो हो गई दूसरा पॉइंट। रहा सवाल शरह सूद का, देखें बात ये है कि शरह सूद में ना जब पिछले साल कोरोना था तो उस वक्त 13.25% था, और जब कोरोना आया और पूरी दुनिया बंद हो गई तो सेंट्रल बैंक, हमारा जो स्टेट बैंक है, वो दुनिया का सबसे एग्रेसिव बैंक बन के सामने आया और उसने 2 महीने के फासले में 6.25% शरह सूद गिराया। अब क्योंकि इकोनॉमी नॉर्मल हो गई है, पूरी मईशतें खुल गई हैं, तो अब हम शरह सूद को एक्सेप्शनल से नॉर्मल की तरफ लाए हैं। और उसमें भी अगर आप देखें तो बहुत सारा कर्जा ऐसा है जो है सस्ते दामों पे अभी कोरोना के दौरान दे दिया था। जैसे टर्फ फाइनेंसिंग थी और दूसरी चीजें थी, हॉस्पिटल फाइनेंसिंग थी, पेरोल फाइनेंसिंग थी, ये साथ तमाम चीजें थी। इसका एक फ्लिप साइड भी है कि लोग बहुत सारे शिकायत ये करते थे महंगाई ज्यादा है और जो है उनको बैंक से खाते पे आमदनी कम मिलती थी क्योंकि शरह सूद बहुत नीचे था। इससे आप ये देखें कि 2 करोड़ खातेदारों को भी जो है उनकी आमदनी में इजाफा होगा। और ये जो अभी 9.25% हमारा शरह सूद है, वो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री को कोई बहुत बड़ा कॉस्ट पे हिट आए, और इंडस्ट्री ऑलरेडी जो है इस वक्त बूम कर रही है, आपके सामने है तमाम की तमाम इंडस्ट्री। अच्छा मुजम्मिल साहब, जो हमने डोमेस्टिक बोरोइंग की होती है पाकिस्तान ने, जब शरह सूद ऊपर जाता है, आज मिफ्ता इस्माइल भी ये कह रहे थे कि अभी जो आपने शरह सूद बढ़ाया उससे हुकूमत को 400 अरब रुपये देना होंगे। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सरमायादार हैं, उन्होंने जो कर्ज लिए हुए हैं, मॉर्गेज प्रोडक्ट शुरू कर दिया था आप लोगों ने, इस सब चीज़ों पर इम्पैक्ट आएगा। नून लीग के बकौल ये शरह सूद जो है ये आप 11-12% ले जाने की आपकी प्लानिंग है। ऑब्वियसली ये फैसला तो स्टेट बैंक का होगा, लेकिन इसके बाद अगर मजीद शरह सूद को बढ़ाया गया तो अवाम उससे मजीद स्क्वीज हो जाएंगे। देखिए, कुछ चीजें होती है जो है असूलों पे चली जाती है। शरह सूद का फॉर्मूला ये है कि जितनी महंगाई है आप कम से कम उतनी मिकदार में शरह सूद को रखें, ठीक है। अगर उतनी मिकदार में नहीं रखेंगे तो लोग जो है उनको महंगाई से सस्ता कर्जा मिलेगा तो सब कर्जा पकड़कर जो है हर आदमी जो है चीजों की खरीदारी शुरू कर देगा। इसीलिए कहते हैं कि जितनी महंगाई उतना शरह सूद हो। तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो है ना थोड़ी सी माशी डेफिनेशन में शायद या कमजोर है या जानबूझ के जो है ये चीजें नहीं बताते। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ शरह सूद, मिसाल के तौर पर मैं शरह सूद नहीं बढ़ाता और
उसके ना बढ़ाने से अगर अफराते ज़र बढ़ता है तो लोगों की जेब से फिर भी पैसे ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि अगर अफराते ज़र बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये जो है इसी तरीके से जब खर्चा बढ़ेगा तो हर कोई डिमांड करेगा कि तनख्वाहें बढ़ाएं। हुकूमत का भी ये ले लें कि हुकूमत का वो कह रहे हैं 400 अरब से कर्जा बढ़ जाएगा। पहली बात तो ये कि उन्होंने कितने अरसे तक समझा कि यही शरह सूद रहेगा। वो अगर समझ लें कि जिंदगी भर अब यही रहेगा तो ये तो ऊपर नीचे होता रहता है। दूसरी बात ये कि अगर शरह सूद नहीं बढ़ाते तो महंगाई बढ़ती, तो हुकूमत को तनख्वाहें बढ़ानी पड़ती, और तनख्वाहें जब बढ़ाती तो हुकूमत के अखराजात बढ़ जाते। फिर तीसरी चीज ये कि अफरात ज़र जब बढ़ती है तो हुकूमत जो डेवलपमेंट फंड पे खर्चा करती है उसकी कॉस्ट एस्केलेशन हो जाती, तो वहां से नुकसान होता। तो इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं आता है ये जो है हमारे, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स को मिक्स कर देते हैं और ऑप्टिक्स दिखाने की कोशिश करते हैं। और आखिरी बात ये कि अगर ये बढ़ भी रहे तो आज ही IMF का असेसमेंट आया है कि पाकिस्तान का इस साल जो खसारा है पिछले साल से भी कम होगा। उसकी वजह ये कि हमारी टैक्स आमदनी बढ़ रही है, दूसरी आमदनी बढ़ रही है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि 4 माह में 225 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन टारगेट से ज्यादा है। और साथ साथ इस IMF प्रोग्राम में शायद आपको ये भी आपकी नॉलेज में डालूं बात कि हमने अपना हदफ 5,800 अरब से टैक्स से बढ़ा के 6,100 अरब कर दिया। अपनी आमदनी और बढ़ाने की बात कर रहे हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं। तो इसका मतलब ये कि मईशत का पहिया चल रहा है। तो हम जो है ये टैक्स का हदफ जो है, लोग कहते थे जब हमने 5,800 अरब लिए थे, कहते थे ख्वाबों में, और ये इनके अच्छे भी पूरे नहीं कर सकते। हमने 5,800 से भी उसको बढ़ा के 6,100 कर दिया। ठीक, तो ये तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं इस वक्त टैक्स। मुज़म्मिल असलम साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाह ज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।